राम राम जी सभी को। आज 20 जुलाई 2026 और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए परमानेंट टीजीटी साइंस के पोस्ट पे हूँ फ़िलहाल। और मैंने जो पहले एक वीडियो डाली थी उस वीडियो के अंदर एक मेरे पास क्वेरी आई थी कि आप अपने इंटरव्यू के बारे में जो एक्सपीरियंस है या सजेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो मेनली यही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था केवीएस में ज्वाइन होने का वो क्या था। तो जैसे कि आपने सबने केवीएस का एग्ज़ाम दिया भी होगा या फिर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि केवीएस में अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके मेनली बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। एक प्री एग्ज़ाम होता है और उसको क्लियर करने के बाद फिर मेंस होता है और मेंस को क्लियर करने के बाद फिर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है इसका मतलब आप केवीएस में सेलेक्टेड हैं। तो कुल मिला के आपको तीनों में सेलेक्ट होना पड़ता है, तब जाके आपको केवीएस में एज ए परमानेंट टीचर की पोस्ट मिलती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो दिसंबर 2023 में हुई थी। और जैसे ही इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट हमारा आया लगभग नवंबर 2023 में मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया और उसमें एक पीडीएफ शेयर की गई थी। वो पीडीएफ को ओपन करा तो देखा मेरा रोल नंबर वहाँ पे था। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी मेल पे मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आ गए। उसको प्रिंट आउट करने के बाद मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके जो मेरे को स्टेशन मिला था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। तो ये तो था मेरा केवीएस में ज्वाइनिंग का एक मोटा मोटा सा एक्सपीरियंस। तो अब मैं आपको सिर्फ जो हमारा आज का वीडियो का मेनली टॉपिक है वो है इंटरव्यू, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने जो केवीएस का प्री एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया, उसके बाद मैं मेंस में बैठा, मैंने उसको भी क्रैक किया। और जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो उसमें मैंने अपना नाम देखा तो यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू ऐसे करके लिखा हुआ था। तो इंटरव्यू में एलिजिबल होने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि मेरा नाम है कि नहीं है उसके अंदर। कई बार गलती से जल्दी जल्दी में हम देख भी लेते हैं। तो इंटरव्यू में मेरा कॉल आया हुआ था। तो केवीएस की वेबसाइट आपको रेगुलरली विज़िट करते रहना पड़ेगा। जो केवीएस की वेबसाइट है वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे अभी भी हम देखते हैं हमारे केवीएस के अंदर जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उसमें पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिलती है। आपको कहीं से भी कुछ भी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए kvs.gov.nic करके, आप उसका होम पेज खोलिए, आप उसके नोटिस और न्यूज़ सेक्शन में जाइए। आपको वहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट है, कोई भी किसी तरह का अपडेट है, वहाँ पे आपको एज ए नंबर वाइज वो चलता मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको पीडीएफ फॉर्म में वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब मैंने उसको ओपन करा तो मेरे इंटरव्यू की डेट मेरे को उसमें मेंशन की गई थी और साथ में उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको थॉरोली वो पढ़नी होती हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखे हैं कि वो औरों से पूछते रहते हैं, वो टीचर से पूछते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स का होगा। तो मेरा सजेशन आप सभी को यही रहेगा कि औरों से पूछने से बेटर ये है कि आप केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ें। वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होता है और उसी में से आप अपनी नॉलेज लें तो आपको ऑफिशियल नॉलेज मिलेगी। तो मैंने उसको डाउनलोड किया तो मेरे को पता लगा कि इंटरव्यू की डेट ऐसे है और मेरी जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में होना था, जेएनयू में। और उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए थे कि आपको मेरे 10th से लेके जो मेरी टॉप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उन सब की ज़ेरोक्स कॉपी का एक सेट बनाना था। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे पहले तो आधार कार्ड, जो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, नाम, फादर नेम और उसके पास आपका रेजिडेंशियल एड्रेस रहता है और साथ में फ़ोटो भी रहती है। वो आपका मेन एक आइडेंटिटी प्रूफ है, उसकी फ़ोटोकॉपी। फिर 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी मार्कशीट, फाइनल ईयर की जो आपको फाइनल कॉम्बाइंड आती है उसकी। जैसे अगर आपने बैचलर डिग्री करी है, बैचलर बीए
बीएससी, बीकॉम, उसमें जो 6th सेमेस्टर की आपकी जो कॉम्बाइंड डीएमसी होती है जिसमें ओवरऑल रिजल्ट रहता है, उसकी आपको ज़ेरोक्स कॉपी लेनी होती है। फिर मास्टर्स में भी वही होता है, जो 4th सेमेस्टर की आपके पास डीएमसी रहती है उसकी फ़ोटो स्टेट लगानी होती है। फिर आपको बीएड की, क्योंकि वो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी, इन सब को आपको पाइल अप करना रहता है, और वो भी लाइन वाइज ऐसे ही जैसे मैंने बताया, पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री, और फिर आपका बीएड। अगर आपने बीएड पहले किया तो बीएड पहले लग जाएगी, अगर आपने मास्टर्स पहले करे तो वो पहले लग जाएगी। जो जो साल में आपने किया है उसको लाइन वाइज आपको लगाना रहता है। और लास्ट में आपको अपना आधार कार्ड का ज़ेरोक्स कॉपी, और सबको सेल्फ अटेस्ट करना है, नीचे साइन करना, और उसका एक सेट बना लेना। इसको बोलते हैं ज़ेरोक्स कॉपी का एक सेट। ऐसे ही आपको 5 सेट बनाने हैं ऐसे। तो 5 सेट बनाने के बाद जो, जैसे अगर चलो काउंट करते हैं हम कितने डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, 10th का, 12th का, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और आधार कार्ड, 6 हो गए। इसके अलावा अगर आप कुछ और एडिशनल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, एक्सीलेंसी का हो, कोई आपने पार्टिसिपेट किया हो, स्पोर्ट्स में किया हो, आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई एज सच बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपकी इच्छा है। आप लगाना चाहो एक्स्ट्रा कुछ भी लगा सकते हो, बट इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो इसको पूरा इकट्ठा करने के बाद आपको स्टेपल करना है, तो ये एक सेट हो गया। ऐसे ही फिर इनके कॉपी कर लेना कि 5 सेट बन जाएंगे। आपको ये 5 सेट अपने साथ लेके जाने हैं, और साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी। वो आप जितनी लेके जाएं उतना बेटर है। कम से कम आपके हाथ में 10 आपकी पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए। अब वो भी पूछ लेते हैं कई बार बच्चे कि उसमें नाम और डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ द स्नैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो कैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। आपको गुड क्वालिटी की, सबको पता है, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई चश्मे नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो फेस आपका वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में लेके जानी है, और आपको ओरिजिनल अपना आधार कार्ड भी साथ में रखना है इन केस डिमांड की जाए तो ये है आपका डॉक्यूमेंट जो आपको इंटरव्यू से पहले आपको रेडी करके रखना है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की डे की, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इंटरव्यू कहाँ पे है? ये मैंने वही बताया कि आपको KVS की साइट पे जाओगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको इंटरव्यू का वेन्यू मिलता है। कि जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था दिल्ली, क्योंकि मैं TGT का था, तो TGT का इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में। वो PGT का जो इंटरव्यू आया था वो भुवनेश्वर में हुआ था। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जगह पे वो, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, तो ये ऑल इंडिया में आपको कहीं भी इंटरव्यू का वेन्यू आ सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? नोटिफिकेशन से। आपको KVS की साइट बार बार आपको चेक करते रहना है, और ये आप यूट्यूब में भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आप अब जैसे सभी बच्चे अभी मेन का रिजल्ट आने वाला है KVS का, तो जो सेलेक्ट होंगे तो वो इंटरव्यू के लिए फिर एक तरह से एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत एकदम से घबराहट सी हो जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, फिर स्क्रॉल करते हैं, उसको सर्च करते हैं। तो आपको भी पता है आजकल का यूट्यूब जो है AI से कनेक्टेड है, तो जो एल्गोरिदम आप दोगे, जो भी आप सर्च करोगे, उसी से रिलेटेड आपको बार बार वीडियोस, आपको शॉर्ट्स भी वही मिलेंगे, वीडियोस भी वही मिलेंगी। तो जो भी आपको अपडेट है वहाँ पे भी दिख जाएंगे। तो फिर आपको KVS की साइट पे जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको पता लग जाएगा। तो जैसे आपको पता लग जाएगा तो आपको उस वेन्यू पे पहुंचना है। उस दिन सुबह सुबह ही पहुंच जाना, लगभग 6 से 7 बजे तक आपको पहुंचना रहता है, ताकि आप खाना पीना खा सको। और एंट्री टाइम भी वहाँ पे मेंशन, सब कुछ मेंशन होता है A to Z। तो जैसे मेरा जो एंट्री टाइम था वो 9 बजे का था, तो सुबह हमें 9 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना था। तो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ सबसे पहले आपको, तो क्योंकि मेरा एंट्री टाइम 9 बजे का था, तो मैं 9 बजे से आधा घंटा पहले ही पहुँच गया था वहाँ पे। और हमने एंट्री करी अंदर जाके उन्होंने हमारा जो ID कार्ड है वो चेक किया। चेक करने के बाद और भी ज़्यादा अंदर गए हम। स्कूल था, एक बहुत बड़ा स्कूल था, KVS ही था वो भी। तो वहाँ पे एक ग्राउंड बना हुआ था, वहाँ पे प्ले ग्राउंड था, तो वहाँ पे हम नीचे जाके बैठ गए। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अब जैसे मेरे जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे 400 बच्चे थे लगभग जिनका इंटरव्यू होना था। उन्होंने क्या किया, 400 कैंडिडेट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि जैसे रोल नंबर दिस टू दिस उनका इस स्लॉट में होगा। स्लॉट मतलब ऐसे कि उनका होगा जैसे 10 बजे से लेके 11 बजे तक। फिर उसके बाद रोल नंबर दिस टू दिस, फिर 11:30 से
12:30 बजे तक। फिर उन्हें लिखा हुआ था कि 12:30 से लेके 1:30 तक उनका लंच ब्रेक रहता है, फिर उसके बाद 1:30 से लेके 2:30 तक इस स्लॉट का होगा। जो मेरा स्लॉट आया था, क्योंकि वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा रहता है बड़ा सा, उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ, जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर 12th का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि रोल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक इस रूम में बैठेंगे, इस फ्लोर पे बैठेंगे। ऐसे ही उन्होंने भी नोटिस बोर्ड पे सब कुछ लगा रखा था। तो मैंने वहाँ से पढ़ लिया, तो मेरे को पता लग गया कि मेरा जो स्लॉट था वो लास्ट वाला था, 4:30 से लेके 5:30 बजे तक का स्लॉट था। तो क्योंकि मेरा स्लॉट बहुत लेट था, मैं सुबह ही पहुँच गया था, तो उस टाइम मैं वहाँ पे बैठा रहा। वहाँ पे जो ग्राउंड था, बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे, मेरे नॉन भी थे बहुत सारे, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हरियाणा से हुआ था। तो मेरे लगभग सभी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो मेरे नॉन थे, मेरे बैचमेट भी थे एमएससी के। तो मैं बैठा रहा वहाँ पे, कभी बाहर चले गए खाना पीना खाने के लिए, कभी इधर उधर घूमने लग गए। तो इस तरह से, क्योंकि मेरी भी पहली जॉब थी, मेरे को पता नहीं था, एक्साइटमेंट तो थी अंदर, लेकिन बैठे बैठे एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बैठे बैठे मेरा जो शूज़ था वो भी टूट गया था, क्योंकि मैं टूटा हुआ एकदम से मेरे पास नहीं था अवेलेबल। तो फिर मैं लगभग 12-1 बजे गया ऑटो करके, वहाँ पे दिल्ली में एक मार्केट है, मार्केट से नया जूता लेके आया, फिर खाना वाना खाया, फिर दोबारा आके वहीं पे बैठ गया। तो जैसे ही 4:30 बजे तो उन्होंने एंट्री करनी हमारी स्कूल की बिल्डिंग, मेन गेट बिल्डिंग के अंदर करनी स्टार्ट कर दी। तो एंट्री में वो आधार कार्ड ही देख रहे थे मेनली। आधार कार्ड देखने के बाद मैं अंदर गया। मेरा जो, अब होता क्या है वहाँ पे मेनली, क्योंकि वो स्कूल था तो स्कूल के अंदर क्लासरूम होते हैं, तो क्लासरूम, अलग अलग क्लासरूम के अंदर अलग अलग पैनल मेंबर बैठे थे। अब ये पैनल क्या होता है, कईयों को पैनल का ही नहीं पता। पैनल होता है 5 लोगों का, जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं एक पैनल। तो 5 लोगों का ग्रुप होता है, वो एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पैनल थे, एक पैनल एक क्लासरूम के अंदर बैठता है। जैसे मेरा जो था 12th A करके क्लासरूम था, उसके अंदर मेरे पैनल के 5 वो जो बैठे थे, लोग बैठे थे, और मेरा इंटरव्यू वहाँ पे होना था। ऐसे ही 11th क्लास के अंदर भी कोई पैनल बैठा था, उसमें अलग इंटरव्यू चल रहा है। 10th क्लास के अंदर भी एक पैनल था, उसमें अलग इंटरव्यू चल रहा है। तो ऐसे करके मेरे को ये नहीं पता कि टोटल कितने थे, लेकिन अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग पैनल के जो मेंबर थे वो बैठे थे। उनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी बाकायदा बना हुआ था, उसी के हिसाब से वो बैठे थे। तो जब मैं अंदर गया तो मेरे को अंदर जाके एक और लिस्ट थी, नहीं वहाँ से मैंने देखा तो मेरे को पता लगा कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 12th क्लास 12th A में जो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट होना है। तो मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तो मैं ऊपर गया तो देखा कि वहाँ भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक बार में 4 से 5 कैंडिडेट को वहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे, ताकि वो उनको गैप ना मिले कोई भी, तो लगातार ये प्रोसेस चलता रहे। तो जो हमारा क्लास था वो बहुत अच्छे से सजा रखा था, उसी वे में कि यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, पर्दा वर्दा लगा रखा था अंदर। अब क्या कर रखा था वहाँ पे, सी शेप, जैसे आपने ये दृष्टि IAS या फिर आपने बहुत सारे ये जो इंटरव्यू आपने देखे होंगे UPSC के भी देते हैं, वहाँ पे वो तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का करते हैं क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी है। यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट में है तो उन्होंने बेंचेस को लगा रखा था U शेप के अंदर, और उन बेंचेस पे वो 5 जो मेंबर थे वो बैठे थे। अब मेरे को बाद में पता लगा, मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन थे। 5 में से जो 3 थे वो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल थे, अलग अलग स्कूलों के। वो ऐसे बुला लेते हैं उनको, क्योंकि हमें भी कई बार डेपुटेशन पे जाना पड़ता है, तो वो भी इसी ड्यूटी के लिए डेपुटेशन पे आए हुए थे। तो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल थे 3, और जो बाकी के 2 बचे थे वो नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल थे। तो ऐसे करके वो 5 मेंबर थे, और बहुत एक्सपीरियंस थे सभी। लगभग उनकी एज होगी 45-50, और उनमें से 3 मेल टीचर थे और 2 फीमेल टीचर थी, और ये टोटल 5 मेंबर थे। तो मैंने बाहर से ही झांक के देख लिया था कि कौन कौन है, ऐसे भी पहले ही पता लग जाए, एंग्जाइटी सी होती है, देखो कौन ले रहा है हमारा इंटरव्यू। तो जैसे ही, अब मेरे सामने 3 और खड़े थे, तो एक एक करके नाम से बुला रहे थे वो। अब यहाँ पे वो जो 5 सेट आपने तैयार करे हैं वो काम आते हैं। जो आपने 5 सेट बनाए हुए हैं वो आपको पहले डिपॉजिट करने पड़ते हैं, आपको इंटरव्यू देने से पहले। वो आपको पता लग जाएगा जब आप अंदर जाएंगे, तो कहाँ पे किसको डिपॉजिट करना है वो सब बता देते हैं। तो मैंने वो डिपॉजिट कर दिए थे। वो अपने अंदर से इंटरनल उनका एक प्रोसीजर होता है
वहाँ से वो पैनल के पास पहुँच जाते हैं। तो अब 5 लोग हैं तो पाँचों के पास आपके वो डॉक्यूमेंट धरे हैं। तो वो आपका थोड़ा असेसमेंट कर लेते हैं कि आपकी 10th 12th वगैरह वगैरह कैसे हुई है, आपका वो बस एक डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया आपके बारे में। तो मेरे आगे एक और था, वो भी मैं हरियाणा से ही था। वो मैंने उसको पूछा कि भाई कैसी तैयारी है, तो वो मेरे को बोला कि भाई मेरी तो तैयारी पूरी है, मैंने तो 2 महीने यही काम करा है, मेरी तो फुल तैयारी है, अपना तो होना ही होना है। मैं डर गया कि मेरी तो तैयारी थी नहीं इतनी। तो जैसे ही उसका नाम बुलाया गया तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई। अब जब वो अंदर गया तो वो बहुत टाइम ले रहे थे, एक एक मेंबर के ऊपर लगभग 20 25 30 मिनट ये एवरेज था। ठीक है, 20 मिनट मिनिमम, 25 मिनट एवरेज, 30 मिनट मैक्सिमम, इतना टाइम वो ले रहे थे। तो मैंने कहा भाई 30 मिनट तक ऐसा क्या है, वो पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो वो गया अंदर और मैं वेट करता रहा। तो लगभग वो 20 और 25 मिनट के बाद वो बाहर आया। वो इतने में 2 या 3 मिनट लेते हैं, क्योंकि उनको उसके डॉक्यूमेंट को हटा के फिर मेरे डॉक्यूमेंट उनके सामने आएंगे, तो फिर उसको एक एक करके खोल के देखेंगे। और उसके ऊपर एक और जो मैं भूल गया आपको बताना, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जो आपको उसी KVS की वेबसाइट से डाउनलोड करके वो भर के देना है। उसके बाद वो ऐसे होता है कि आपके बारे में आपका बायोडाटा सा होता है कि आपने कहाँ से 10th 12th कहाँ से करी है, आपकी मास्टर्स किस में है, बैचलर किस में है, आपने B.Ed कब करी है, आप KVS में क्यों टीच करना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर होता है कि वो भी आपको एक फॉर्मेट देते हैं, वो आपको भर के देना होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी था। तो जनरली आपका थॉट जानने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी जानने के लिए वो सबसे ऊपर उसको रखते हैं। कि जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी आप देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2 पेज का एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपका नाम और जो भी आपकी मेन बायो डिटेल होती है, बायोडाटा होता है, जो मेन डिटेल होती है वो भरते हैं। फिर उसके बाद आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछते हैं, फिर आप वाई यू वांट टू सर्व इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो ऐसे करके आपको अपनी हैंड राइटिंग में उसके अंदर देना होता है। ऐसे ही वो भी था। तो 2-3 मिनट उसने लिए, जो बाहर वहाँ पे एक गार्ड सा खड़ा होता है। तो जैसे उसने मेरा नाम बुलाया मैं खड़ा हो गया और मैं अंदर चला गया। तो जैसे ही मैंने पर्दा हटा के देखा, अंदर 5 टीचर्स का पैनल बैठा था। सबसे पहले मैंने बोला मैं आई कम इन, उन्होंने यस बोला और मैं अंदर चला गया डायरेक्ट। अंदर जाने के बाद वहाँ पे सामने एक चेयर रखी हुई थी। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, वैसे तो कैसे दिखा सकता हूँ आपको। आपके सामने एक यू शेप में बेंच रखे हुए हैं, बेंच के ऊपर कपड़ा रख रखा है और उसके ऊपर फाइलें रखी हैं, और उसमें 5 हाईली क्वालिफाइड प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के बैठे हैं, और उनके सामने एक चेयर रखी है जिस पे आपको बैठना है। अभी नहीं, ऐसे पूछ के बैठना है। मैं अंदर सामने चला गया। तो जैसे ही मैं अपनी चेयर के पास पहुंचा तो मैंने उनसे पूछ लिया मे आई सिट, तो उन्होंने बोल दिया यस प्लीज़, ऐसे करके मैं बैठ गया। तो जैसे ही मैं बैठा, उनमें से एक मैम थी, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने मेरे से बोला, इंग्लिश में बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ तो मेरी इंग्लिश में इतनी कमांड नहीं थी उस टाइम, अभी तो बहुत हो चुकी है, लेकिन उस टाइम इतनी नहीं थी। तो मैंने हिंदी में स्टार्ट करा बोलना। तो मैंने सबसे पहले बोला कि मैम मेरा नाम विशाल कुमार है। तो उन्होंने थोड़ा सा हाई वॉइस में मेरे को ऐसे करके बोला स्पीक इन इंग्लिश। तो वो एक चेक करने का ज़रिया होता है, ऐसा नहीं कि वो डरा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो जस्ट आपको चेक कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को, उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मैंने भी बोल दिया यस मैम, ओके एज यू विश। तो मैंने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन देते देते उन्होंने बीच में बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी। मेरे को ऐसे नहीं कि मैं लगातार अपना इंट्रोडक्शन देता रहा। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, व्हाट इज़ योर हॉबी, एंड मैंने बताया कि वॉचिंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। तो उन्होंने ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि वाई क्रिकेट ओनली, और भी तो बहुत सारे हैं, क्रिकेट ही क्यों। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसमें तो मेरा सजेशन यही है कि जो आप नेचुरल हो, ऐसा कुछ डायलॉग तैयार करके नहीं जाना कि ये पूछ लिया तो ये जवाब देना, ये पूछ लिया, इससे तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। क्या क्या याद रखोगे आप। नेचुरल रहना है, जैसे घर परिवार में हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं ना, इसी तरह से बातें करनी है। जैसे अभी भी, अब मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मेरे को तो एडिट भी नहीं करना आता, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, हम नेचुरल हैं, अनफिल्टर्ड कंटेंट आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी आपको बोलना है जो आपके मन में हो, एक्स्ट्रा नहीं बोलना, आवाज़ पे कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं होनी चाहिए आपकी आवाज़, बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं होनी चाहिए, एक स्वीट प्लीजेंट साउंड होनी चाहिए जिससे उनको सुनने में अच्छा लगे।
ठीक है, और काम रहना है, ठीक है, स्लो बोलना है, फास्ट नहीं बोलना, बहुत फास्ट जैसे वो पूछे कि वाई क्रिकेट ओनली, एकदम से जवाब नहीं देना कि सर सर क्रिकेट बिकॉज आई लव टू वॉच क्रिकेट, ऐसे नहीं करना है। आराम से रिलैक्स होके आपको अपना जवाब उनके सामने रखना है, टाइम लेना है। जब भी वो क्वेश्चन पूछें कि आप 1 सेकंड या 2 सेकंड का गैप ले सकते हैं, आप सांस लीजिए और फिर उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए, तो इससे इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। तो जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इन विच एरिया यू आर कंफर्टेबल टू टीच। तो वो मेरे से पूछना चाह रहे, जैसे साइंस में होता है कि आपके पास जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होती है, तो वो ये मेरे से पूछना चाह रहे थे कि आप क्या पढ़ाना पसंद करोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप बैठते हैं उसके जस्ट पीछे एक ग्रीन बोर्ड रहेगा और वहाँ पे चौक भी रखा रहेगा और आपको डस्टर भी रखा रहेगा, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड होता है। तो आपको एक डेमो दिखाना होता है कि आप कैसा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आप क्या पढ़ाना पसंद करेंगे, और ये बात मेरे को नहीं पता थी पहले बिल्कुल भी कि ऐसा भी होता है। तो मैंने उनको बोल दिया कि जो भी आप बोले मैं वही पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने हंस के एक रिप्लाई दिया कि दैट मच कॉन्फिडेंस यू हैव ऑन योर सेल्फ। मैंने कहा येस आई हैव कॉन्फिडेंस मैम। तो मैंने उनको इस तरह से जवाब दिया। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ओके। तो बोले कि आप हमें फ़िज़िक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाइए। तो अंदर से तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा ये तो बहुत आसान पूछ लिया इन्होंने, तो मज़ा आ गया। तो अंदर से तो मैं खुश था, बाहर से मैं न्यूट्रल था। तो मैंने कहा मैं ये स्टार्ट मैम। तो उन्होंने बोला यस। तो मैं खड़ा होकर पीछे की तरफ मुड़ा। तो सबसे पहले मैंने गलती कर दी कि डायरेक्टली मैंने लेंसेज और मिरर लिख दिया वहाँ पे, बिना डेट के और बिना टॉपिक के। मैंने टॉपिक नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने टॉपिक का नाम मेरे को मेंशन कर दिया था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो एक अच्छा टीचर क्या करता है, सबसे पहले डेट लिखता है, आज की डेट क्या है, और टॉपिक का नेम लिखता है, ये लिखना मैंडेटरी है। तो मैंने ये बिना लिखे मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मेरे को इंटरप्ट कर दिया, कहते कि आप अगर सिलेक्ट हो गए, अगर आप क्लास में जाएंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अब मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या जवाब देना, मैं चुप था। तो उन्होंने बोला कि आप डेट लिखिए और अपने टॉपिक का नाम लिखिए। तो मैंने वो डस्टर पड़ा था, डस्टर से रब किया, पहले मैंने डेट लिखा और फिर मैंने अपने टॉपिक का नाम लिखा, बिल्कुल स्लो और काम रह के। अंदर से तो काम नहीं था मैं, लेकिन बाहर से उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही काम है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इन चीज़ों का। तो सबसे पहले मैंने उनको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाया। उनको तो क्या समझाया, बस वो देख रहे थे कि वो कैसे समझा रहा है बच्चों को। तो जैसे मैं उनको कह रहा था सर मैम ऐसे करके बोल रहा था, वो बोले नहीं ऐसे नहीं बोलना, आप ये मान के चलो कि आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को किस भाषा में आप पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आप वैसे ही कीजिए। तो मैंने जैसे ही पढ़ाया, मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि उसके बाद उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जैसे मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन आपको बताऊं कि जो मिरर होता है उसमें सिल्वर कोटिंग ही क्यों करते हैं, और जैसे मिरर के अंदर अगर हम एक प्लेन डायग्राम बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो हम सिर्फ 2 रेज़ ही क्यों लेते हैं, ऊपर से नीचे तक की हम 2 रेज़ ही क्यों लेते हैं, उसमें तो बहुत सारी रेज़ बनानी पड़ सकती हैं, हम 2 ही क्यों लेते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम वैसा क्यों करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपने मिरर को, मैं मान लो मैं मिरर देख रहा हूँ और वो टूट गया तो आपकी इमेज पे क्या असर पड़ेगा, और फिर हमने मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया तो क्या असर पड़ेगा। तो फिर मेरे से पूछा कि सपोज़ हम 5, यहाँ पे उन्होंने 5 थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे 5 के पास अलग अलग टाइप का मिरर है, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा, उन सब ने पकड़ रखा है मिरर, और आप उसमें इमेज देख रहे हैं, तो आपको इमेज कैसी दिखेगी, डिफरेंट होगी, सब में सेम होगी, सब में डिस्टेंस सेम होगा, करेक्टरिस्टिक कैसा होगा, उसको एक्सप्लेन करें। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए तब मैं समझ गया कि भाई इतना आसान तो नहीं होने वाला ये। तो और लेंसेज के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने कि लेंसेज को कहते कि आप, मैंने बताया कि जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर, कॉन्वेक्स में बता दिया कि बड़ा दिखता है, इमेज बड़ी दिखती है, उसमें ये होता है, कॉनकेव के अंदर छोटी होती है। तो फिर वो पूछने लगे कि अगर आप लेंस को मिट्टी के तेल के अंदर गिरा देंगे तो क्या होगा, फिर आप उसको हनी में गिरा देंगे तो क्या होगा, फिर अगर उसको पानी में डाल के देखेंगे तो क्या होगा, अगर आप लेंस को की थिकनेस को कम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा। तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन उन्होंने मेरे से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पूछे। और बाय चांस, क्योंकि लक था, मैं तो लक ही कहूँगा कि मैंने लगभग हर एक क्वेश्चन का उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे, मुझे जो लगा, अब उनको क्या लगा तो मुझे नहीं पता,
मुझे जो लगा कि मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया था। मैं बाद में अपना इंटरव्यू का आपको मार्क्स बताऊंगा तो आप भी जज कर लेना। फिर उसके बाद फिज़िक्स के बाद आए वो केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में उन्होंने मेरे से बहुत आसान टॉपिक पूछा, रिएक्शंस के बारे में, टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। जैसे उन्होंने पूछा कि लोहे को जंग लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेलवे के ट्रैक हैं ये सभी लोहे की पटरियाँ हैं, इनमें जंग क्यों नहीं लगता, और इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी में कौन सी रिएक्शन हो रही है। ये बहुत ही इजी, केमिस्ट्री तो मेरा एक कप ऑफ अ केक ऐसे बहुत इजी रहा था। तो केमिस्ट्री में मेरे को इस तरह से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने तुरंत जवाब दे दिया। और लास्ट में जब आए बायो पे, तो बायो में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, बॉटनी में या जोलॉजी में। मैं उनको भी यही दे दिया कि आप पूछ लीजिए जो भी आपको मन करे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैं वहाँ पे भी खुश हो गया कि कम से कम चलो इसमें भी आसानी पूछ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने अब उन्होंने लेवल अपना दिखाना स्टार्ट किया। अब ये मेरे को नहीं पता कि मेरी लक मेरा अच्छा था या बुरा था। मेरा इंटरव्यू सबसे लंबा चला था जितने भी कैंडिडेट गए थे। तो मेरे से वो फोटोसिंथेसिस से करते करते रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर वो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है। फिर वो पूछ रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे कोई भी बता देगा कि एटीपी सिंथेसिस होता है, वो एटीपी कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो जैसे हम बोल देते हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है ये बताइए ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होगा। और उसके बाद तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। बहुत डेप्थ में वो रुके ही नहीं क्वेश्चन पुटअप करना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो एटीपी का मेन सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है। तो मैंने कहा कि मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो कहते हैं कि आपको ये नहीं पता क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। तो आप इसको स्पेसिफाई कीजिए ना, इंटरनल में होता है या एक्सटर्नल में होता है। तो मैंने कहा इंटरनल में कहाँ होता है ये बताइए ना। इंटरनल मेम्ब्रेन तो बहुत बड़ी होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन में कहाँ होता है। तो मैंने बोला कि जो इनफोल्डिंग्स होती हैं मैडम वहाँ पे, जिसको हम क्रिस्टास बोल देते हैं, तो वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे कहाँ होता है, इनफोल्डिंग भी बहुत बड़ी होती है, तो इनफोल्डिंग के अंदर भी कहाँ होता है। तो फिर मैंने बोल दिया कि F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से वहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे वो तब तक आपसे पूछते ही रहेंगे। तो एक मेरे साथ एक इशू हो गया था कि मैं जब पढ़ा, मतलब मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। एक जगह ये आया था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितने एटीपी बनते हैं। तो मैंने उनको बोला कि 38 बनते हैं। तो वो मैम बोली नहीं आप रॉन्ग हो, 36 बनते हैं। तो कहते आप श्योर हो। मैंने कहा हाँ जी 38, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है वो 38 बनते हैं। तो वो कहते नहीं आप गलत हो, 36 बनते हो। तो वो मेरे पेशेंस को चेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो बाद में वो बोल दिए कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो ग्रोस बनते हैं वो 38 ही बनते हैं। तो ऐसे करके आपको चेक भी किया जा सकता है। और जब लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर का सेशन ख़त्म हुआ तो वो बोल देते हैं कि आइए बैठिए आपसे बात करना है। तो जब वो लास्ट के अंदर ऐसा पूछेंगे कि आप टीच क्यों करना चाहते हैं, आप KVS में टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो आपको बस वही बोलना है कि जो भी आपके मन में है। ऐसा आप डायलॉग मत मारे तो ज़्यादा बेटर है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। आप बोलिए कि मेरा पैशन है पढ़ाना, मेरा पैशन है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे को अपनी नॉलेज को शेयर करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरा शुरू से यही शौक़ है और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप ये इस तरह की डायलॉगबाजी करेंगे कि मैं तो देश की सेवा, वो सबको पता है कि ये फालतू की बातें बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी है आप उसको, आप अगर जेन्युइन रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो लास्ट में कहते जी ओके आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको फ्यूचर के लिए गुड लक। तो जैसे उन्होंने हाथ मिलाया 5 ने मेरे से, बाकियों के साथ मिलाया कि नहीं मिलाया मेरे को नहीं पता, उन 5 ने जितने भी बैठे थे उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक किया और उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू लास्ट में अच्छा ही गया है। तो जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में मेरे को पता लगा कि इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है और मेरे 60 में से 59 मार्क्स थे इंटरव्यू के अंदर। तो तब इस बात पे मोहर भी लगी कि इंटरव्यू जेन्युइनली अच्छा था। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और अब आपको अगर मैं अपना सजेशन बताऊं कि आपको अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट है।
ये जो फालतू की बातें हैं, इधर उधर यूट्यूब से ये चैनल देख लिया, वो चैनल देख लिया और ऐसे करके ऐसा होता है, मुश्किल होता है, इजी, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में आम नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल प्रिंसिपल हैं, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, नॉलेजेबल हैं, मानते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी एंग्जाइटी होएगी, डर होगा, हेजिटेशन होगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत फंबल कर भी जाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गोली तो मार नहीं देंगे वो। यही एटीट्यूड मेरा था कि कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा गलती होगी तो माफ़ी मांग लेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरे को नहीं पता, तो ऐसा बोल दो कि नहीं पता, सॉरी। ऐसे नहीं बोलना कि नहीं पता, आई विल लर्न। आपको ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव रहना है मेनली, कि सर आई डोंट नो टिल नाउ बट आई विल डेफिनेटली लर्न अबाउट दैट, ऐसा करके बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो माइंड में नहीं आ रहा तो आप ऐसा बोलते हो, सॉरी आई कैन नॉट कनेक्ट राइट नाउ, ऐसा बोल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा फंबल हेजिटेशन फील कर रहे हो तो बोल सकते हो कि सर आई नीड सम सेकंड्स, 2 और 3 और 4 सेकंड्स मेरे को चाहिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करने के लिए, ताकि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकूँ। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि आप अपने से तैयारी कीजिए, खुद से ही तैयारी कीजिए। जो भी आपने नॉलेज अभी तक गैदर करी है वही काम आएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हो, ये नहीं पूछेंगे कि अभी तक आपकी एज कितनी होगी तो उसमें सेकंड्स में कन्वर्ट करके, इस तरह से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पूछेगा, आपसे सिलेबस से रिलेटेड ही पूछेंगे। आपकी हॉबीज़ पूछ सकते हैं, उनको लगा कि आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो आपको लाइट करने की भी कोशिश करेंगे, बीच में से जोक भी मारेंगे वो। और ये ऐसा ही होता है इंटरव्यू, जैसे मैंने फेस किया है। आप मेरे 60 में से 59 है तो आप मेरे पे तो भरोसा कर ही सकते हो। और ना मेरे को किसी ने स्पॉन्सर किया, ना तो ये पेड वीडियो है, ना ये एडिटेड वीडियो है, क्योंकि मेरे को एडिटिंग आती नहीं है। तो आप इस वीडियो के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन लास्ट में आपको यही रहेगा कि आप रियल रहें, जेन्युइन रहें, इसी की बातों में ना आए, डायलॉगबाजी मत करें वहाँ पे, और जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट रहें। जो पूछा है वो बताया, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मत झाड़े। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका जवाब दे दिया, लेकिन आपको और भी पता है, आप और भी एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, ये आपको नेगेटिव ही ले जाएगा, पॉजिटिव तो नहीं लेके जाएगा उतना ही। क्योंकि आप टीचर हैं, वो जानते हैं कि आप टीचर की पोस्ट पे जाना, नॉलेज तो होनी ही है। फिर आप ज़्यादा नॉलेज झाड़ेंगे भी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के अंदर आपको पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि नेगेटिव भी बहुत मिलता है, बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो हमारे इंटरव्यू में 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, 8 गुना। तो उसमें से मतलब 8 में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना था। आप देखो कि 8 में से 7 रिजेक्ट हुए हैं। इंटरव्यू में रिजेक्ट भी बहुत होते हैं, और विश्वास कीजिए इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट होना वो ज़्यादा पेनफुल है। आप प्री में मेन में निकल जाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू लास्ट स्टेप तक पहुंच के फिर आप निकलेंगे तो उसमें ज़्यादा दुख होता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ रियल ही रहना है, ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, और ज़्यादा जितना बाहर से आप नॉलेज लेते रहेंगे इधर से उधर से, वो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। और माने या ना माने कि वो आपको इम्पैक्ट करेगा, क्या पता इंटरव्यू दे रहे हो वो वहाँ पे याद आ जाएगा कि नहीं फलाने ने ऐसा बोला था कि वहाँ जाके ऐसे आपको बिहेव करना है। तो वो आपको पता है, 2 फ्रीक्वेंसीज जब आपस में टकराती हैं तो आपका फंबल होना तय है। तो एक पे ही रहें, स्टिक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 को देख लें, अपनी तैयारी रखें, फालतू की चीज़ों पे ना जाएं, अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक पे ज़्यादा कमांड रखें, और अपना जो इंट्रोडक्शन है कम से कम उसको तो बढ़िया, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बढ़िया कर लीजिए। उनका ये भी नहीं पता, वो आपसे, अब आप इंग्लिश में तैयार करके चले गए, वो आपसे पूछ रहे कि नहीं हिंदी में बोलो, हिंदी में आपने तैयारी नहीं करा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बाइलिंगुअल पॉलिसी है कि एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, एक और आपको एडिशन थोड़ा सा कर दूँ, इस बार है, हमारे टाइम में नहीं था तो हम लकी थे, नहीं था, अब इस बार है। जैसे NEP आ चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको भी थोड़ा बहुत डीपली नहीं जाना है, बहुत डीपली नहीं जाना है, इस आर्टिकल में ये, इसमें वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। NEP के बारे में एक 1x पे ही, 1.52x पे ना करके 1x पे ही एक अच्छी सी डिटेल्ड वीडियो देख लो, और उसके नोट्स बना लो, और कैसे क्या क्या है उसके अंदर मेन पॉइंट्स को देख लो। NCF को देख लो, नेशनल
क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क जो 2023 में आया था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग लगती रहती है, हमें तो पता है इन चीज़ों का। तो लेकिन अभी ये पूछा जा सकता है एडिशन के तौर पे, क्योंकि आपको इन कंपटीशन बहुत हाई है, इसको क्रैक करना है तो थोड़ा सा आपको सरप्लस होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो एनईपी के बारे में जरूर से थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि अभी तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है और स्कूल में तो है ही है। और केवीएस तो फर्स्ट है, सबसे पहले यहीं पे जो भी प्रोजेक्ट आता है, पायलट प्रोजेक्ट यहीं पे आते हैं। और अगर केवीएस के बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, कब हुआ था, कितने केवीएस हैं और क्या कुछ है, थोड़ा बहुत ये देख सको, टाइम हो तो देख लो, नहीं हो तो छोड़ देना। तो मैं तो ऐसे ही छोड़ के गया था कि मेरे पास इतना वो नहीं है कि इतनी मैं दिमाग के अंदर भर सकूँ। हो तो देख लेना केवीएस के बारे में, क्योंकि बहुत अगर आपकी बेकार किस्मत हुई, बहुत ही आपकी बेकार किस्मत हुई, तो वो पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि केवीएस का बताओ कमिश्नर कौन है, और केवीएस में कितने रीजन्स हैं ये बताओ, कि 25 रीजन हैं, कितने पिकेट्स हैं, ये थोड़ा बहुत अब देख लेना और कनेक्ट करे तो ठीक है। वरना इस तरह के क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि सॉरी सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो इससे भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, उन्होंने आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, ये नहीं वहाँ आपको क्लास में ये जाके नहीं पढ़ाना है कि केवीएस का कमिश्नर कौन है, आपको पढ़ाना आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए और उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये मेरा जेन्युइन और अनफिल्टर्ड आपको सजेशन रहेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका किसी भी तरह से आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आपका चैनल है, देखते रहिए, लाइक कीजिए, मन कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा ना लगे तो मना भी कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।